Please capture it down. सो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पर और भी बहुत सारे सवाल बनते हैं, कुछ आसान, कुछ मॉडरेट लेवल के, मुश्किल लेवल के कोई सवाल नहीं होते इनमें, ठीक है। सो इनमें से कुछ एग्जांपल्स हम यहां पर सॉल्व करते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 4 kg at rest experience a force of 20 Newton. Find the speed gained by it in 4 seconds if the force is applied continuously. Right? अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? बहुत आसान है। इसको सॉल्व करने के लिए हमें पहले एक्सेलरेशन मालूम करनी होगी। सो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से आप एक्सेलरेशन मालूम करेंगे कुछ ऐसे, A = F/m। फोर्स कितनी है? 20 न्यूटन। मास कितना है? 4 kg। सो एक्सेलरेशन आई 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, ऑब्जेक्ट रेस्ट में था और फाइनल स्पीड मालूम करने के लिए आपके पास फार्मूला है Vf = Vi + at। Vi आपके पास कितना है? आप कहेंगे जी रेस्ट में था 0 है, प्लस एक्सेलरेशन कितनी है? 5। टाइम कितना दिया गया है? 4 सेकंड्स। 5 4 द 20 मीटर पर सेकंड। एम आई राइट? ये स्पीड गेन की जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है आपके लिए, आप सॉल्व करेंगे। ओके जी, नेक्स्ट एग्जांपल है ये कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg is accelerated uniformly from rest, which attains a speed of 60 meter per second in 3 seconds. Find the force acted on the object. ऑब्जेक्ट पर फोर्स कितनी लगी वो मालूम करें, राइट? ये आपने सॉल्व करना है, आप सॉल्व करेंगे एंड देन यू मे कमेंट इट। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं, राइट? An object of mass 2 kg is accelerated uniformly from rest, which attains a speed of 10 meter per second on traveling a distance of 2 meters. Find the magnitude of force acted on it.
राइट। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हमें पता है कि फोर्स कैसे मालूम की जाती है कि F इज इक्वल टू ma। मास तो हमारे पास दिया गया है लेकिन एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन मालूम कर ली जाएगी दिए गए डेटा के मुताबिक, क्वेश्चन के मुताबिक। एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, a इज इक्वल्स टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2s। बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, vi 0 रखा जाएगा और मजीद इसको सॉल्व कर लेते हैं। vf फाइनल स्पीड है वो है 10 स्क्वायर माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ 2 मीटर्स। इज इट राइट? अब 10 का स्क्वायर क्या आएगा 100 डिवाइडेड बाय 2 2 इज द 4। 100 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ गई एक्सेलरेशन। अब मालूम कर लेते हैं फोर्स। F इज इक्वल्स टू m मास। मास कितना दिया गया है 2 kg और एक्सेलरेशन कितनी है 25 टू इज द 50 न्यूटन। सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो अब इसको कैप्चर कर लें, हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की तरफ बढ़ते हैं। गौर कीजिएगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, गौर करें। हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने स्टेट को उस वक्त तक जारी रख सकता है जब तक उस ऑब्जेक्ट पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट नहीं करती। इसका मतलब अगर फोर्स लगेगी तो ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज हो सकता है, राइट। नाउ सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमने उसी का एक्सटेंडेड वर्जन पढ़ा कि किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगेगी तो फर्स्ट लॉ के मुताबिक स्टेट चेंज होगा, स्टेट चेंज होगा तो एक्सेलरेशन पैदा होगी। सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगेगी तो उसका स्टेट चेंज होगा। थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी उसी से कुछ जुड़ा हुआ है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर कुछ फोर्स लगती है तो वो ऑब्जेक्ट भी फोर्स लगाने वाले पर फोर्स लगाएगा उतनी ही जितनी वो एक्सपीरियंस करता है, राइट। सो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि टू एवरी एक्शन there is an equal but opposite रिएक्शन। हर अमल का रद्द अमल होता है, हर एक्शन का रिएक्शन होता है उतना ही लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास कोई दो बॉडीज हैं, एक बॉडी आपके पास ये हो गई जिसका मास है m1 और दूसरी बॉडी को ये हो गई जिसका मास है m2। ये दोनों बॉडीज अगर एक दूसरे के साथ कोलाइड करें तो डेफिनेटली ये एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करेंगी। तो आप कहेंगे फोर्स ऑन 1/2 इज इक्वल टू फोर्स ऑन 2/1, राइट। ये फोर्सेस मैग्नीट्यूडली आपस में बराबर होंगी। क्या ये मैंने सही लिखा है? जी सही हो सकता है, लेकिन अगर इस चीज को मैं यहां पर एरो लगा दूं, वेक्टर नोटेशन दे दूं, तो फिर मुझे यहां पर माइनस साइन देना भी लाजमी होगा। इसका मतलब ये कि ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे पर दोनों बॉडी एक दूसरे पर अप्लाई कर रही हैं, दोनों की मैग्नीट्यूड तो बराबर हैं लेकिन माइनस साइन कह रही है कि इनकी डायरेक्शंस ऑपोजिट हैं। इसको अगर मैं ऐसे लिखूं F12 इज इक्वल्स टू F21, ऐसे लिखने में किसी किस्म की कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर इनके ऊपर एरो लगा हुआ हो तो क्या ये इक्वेशन सही है? हम कहेंगे नहीं, अब ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन दोनों की बराबर नहीं है, सेम नहीं है, डायरेक्शन वाइज ये ऑपोजिट है, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन लगाना लाजमी है। ओके, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की, थर्ड लॉ ऑफ मोशन की
कुछ एप्लीकेशंस हैं, और एप्लीकेशंस में सबसे आसान तरीन एप्लीकेशंस जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, वो क्या है कि हम चल रहे हैं, हम वॉक कर रहे हैं। जब हम वॉक करते हैं, हम अपने पाँवों से फ्लोर को पीछे की तरफ धकेलते हैं, जिस चीज़ पर वॉक कर रहे हैं उसको पीछे की तरफ धकेलते हैं, और उसका रेस्पॉन्स हमें आगे की तरफ धकेलता है, इसलिए हम वॉक कर सकते हैं, अदरवाइज हम वॉक नहीं कर सकेंगे, राइट। इसी तरह अगर हम स्विमिंग करना चाहते हैं, स्विमिंग के लिए हम क्या करते हैं, अपने पाँव और हाथों से पानी को पीछे की तरफ पुश करते हैं, और उसका रेस्पॉन्स क्या होता है कि पानी हमें आगे की तरफ धक्का देता है और हम स्विमिंग कर सकते हैं। और इसी की एक एप्लीकेशन है कि जो हमारे जेट प्लेन्स चलते हैं, या जो मिसाइल बहुत सारी गैस छोड़ के उड़ता है, तो वो भी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर ही काम करता है। कैसे कि वो मिसाइल बहुत सारी गैस जब छोड़ता है एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेयर को एक पुश देता है, उसके नतीजे में एटमॉस्फेयर उसे पुश देता है, और न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करते हुए वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। इसी तरह अगर आपने बचपन में ये बहुत बार देखा होगा कि आप किसी बलून को फुलाकर उससे खेल रहे हैं, उसमें हवा भर के, और वो बलून आपने हाथ में जस्ट पकड़ा हुआ है, धागे से या प्लास्टिक से बांधा हुआ नहीं, आपने जस्ट पकड़ा हुआ है उसके मुंह को। अगर वो आपसे ऐसे छूट जाए, तो सपोज करें वो बलून में ऐसे ड्रॉ कर लेता हूं, जो कि बहुत ही बेसुरा ड्रॉ हुआ है मुझसे, आपने यहां से इसको पकड़ा हुआ है, राइट। अगर आपसे ये छूट जाए तो ये फ्लाई करेगा, ये उड़ेगा, किस डायरेक्शन में, इस किसी डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि ये इस डायरेक्शन में यहां से गैस एमिट आउट करेगा, ये गैस एटमॉस्फेयर को पुश देगी, और एटमॉस्फेयर इसे पुश देगा, और ये फ्लाई करेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। कौन सी एप्लीकेशन पर ये काम करता है, किस लॉ पर काम करता है? आप कहेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ पर ये काम करता है। स्विमिंग हो गई, बोटिंग हो गई, आप बोटिंग करते हैं, कश्ती चलाते हैं, चप्पू की मदद से आप पानी को पीछे की तरफ धकेलते हैं, और पानी आपको कश्ती को आगे की तरफ धकेलता है। तो ये सारी की सारी एप्लीकेशंस न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की हैं। याद रखिएगा, बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि टेबल पर पड़ी हुई कोई बुक जो है, फॉर सपोज ये कोई टेबल है, इस पर पड़ी हुई कोई बुक, इस बुक का यहां पर पड़ा होना न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की एप्लीकेशन नहीं है। यहां पर बुक जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, इज इट राइट, इस टेबल पर, ओके, और ये टेबल अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। सो आर और यहाँ पर दूसरी फोर्स है वेट, ये दोनों मैथमेटिकली आपस में बराबर तो होंगे, लेकिन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ये डील नहीं करेंगे। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के एप्लीकेशंस में एक सबसे खास चीज जो आपने याद रखनी है वो ये कि एक्शन और रिएक्शन दोनों सेम बॉडी पर ना लगें। यहां पर क्या हो रहा है कि ये जो वेट है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, किस पर लग रही है, इस बुक पर लग रही है, इज इट राइट, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसी तरह ये जो R है, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द सरफेस, ये किस पर लग रहा है, इस बुक पर। तो एक्शन या रिएक्शन, ये दोनों चीजें अगर सेम बुक पर लग रही हैं तो ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की एप्लीकेशंस में नहीं है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की एप्लीकेशंस में एक्शन और रिएक्शन दोनों लाजमी है कि एक ही बॉडी पर एक्ट ना करें। सो न्यूटन्स, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू Newton's third law of motion, both the action and reaction must not act on the same object। ये दोनों एक्शन और रिएक्शन दोनों दो मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स पर लगने चाहिए। अगर सेम ऑब्जेक्ट पर हैं तो ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की एप्लीकेशन नहीं हुई। फॉर सपोज कोई क्रिकेटर है, हिट करता है, सिक्सर मारता है, तो बॉल बल्ले को हिट कर रही है और बल्ला बॉल को हिट कर रहा है, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन हो सकता है। लेकिन अगर हम कहें कि हम खड़े हुए हैं
हम ज़मीन पर फोर्स लगा रहे हैं और ज़मीन हम पर फोर्स लगा रही है, ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन नहीं है। इज इट राइट? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमें कोई खास चीज़ बताता है। वो खास चीज़ ये है कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमें कॉन्सेप्ट देता है कि फोर्सेस इस कायनात में हमेशा पेयर में होती हैं, राइट? सो सिग्निफिकेंस इसकी क्या है? ये है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन gives the concept of existence of forces in pairs throughout the universe। पूरी कायनात में जितनी भी फोर्सेस हैं, फोर्स हमेशा पेयर में होती है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि फोर्स आइसोलेटेड हो, कोई एक ही फोर्स एक्ट कर रही हो। फोर्स का रेस्पॉन्स लाजमी हुआ करता है। इज इट राइट? सो यू मे टेक स्क्रीनशॉट। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन यहाँ पर पूरा होता है, तीनों लॉज पूरे हुए यहाँ पर। सो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। सो लेट्स टॉक ऑन मोमेंटम। मोमेंटम क्या है, किन चीज़ों पर ये डिपेंड करती है, इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन वी से दैट मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन possessed by a body। क्वांटिटी ऑफ मोशन possessed by a body, राइट? कोई भी बॉडी क्वांटिटी ऑफ मोशन कितनी पोजेस करती है उसे मोमेंटम कहा जाता है। अब क्वांटिटी ऑफ मोशन जब हमारे सामने कोई प्रोनाउंस करता है तो इससे हमारे जहन में क्या ख्याल आना चाहिए, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। अगर हमारे सामने कोई बंदा स्पीड का वर्ड पुकारता है तो हमारे जहन में फौरन से ख्याल आता है तेजी। इसी तरह अगर कोई बंदा हमारे सामने फोर्स का जिक्र करता है तो हमारे जहन में फौरन से ख्याल आता है पुश और पुल, राइट? इसी तरह अगर हमारे सामने कोई बंदा मोमेंटम को पुकार रहा है तो हमारे जहन में क्या आना चाहिए? हमारे जहन में क्वांटिटी ऑफ मोशन आना चाहिए। अब क्वांटिटी ऑफ मोशन से क्या मुराद हो सकती है? हम कह सकते हैं दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ मोशन। स्ट्रेंथ ऑफ मोशन, हमारे जहन में फौरन से ये ख्याल आना चाहिए कि मोशन की स्ट्रेंथ, मोशन की स्टेबिलिटी क्या है, दैट इज द मोमेंटम। इसको कैसे समझा जा सकता है, गौर कीजिएगा। सपोज करें कि कोई आप किसी रेलवे स्टेशन पर जाएं और रेलवे स्टेशन पर ट्रेन मूव कर रही हो 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, 1 मीटर 1 सेकंड में, बहुत सी लोग जिस स्पीड से आप भी बड़ी आसानी से मूव कर सकते हैं। ट्रेन जो कि ह्यूज बॉडी है, अब आप उसे रोकना चाहते हैं, आप उसे क्या हाथ से पकड़कर रोक सकते हैं? आप कहेंगे नहीं। क्यों नहीं रोक सकते, इस पर बाद में बात करते हैं, राइट? इसी तरह उसी रेलवे स्टेशन पर अगर कोई टॉय कार हो, टॉय कार, छोटी सी कार जो बच्चा कोई खेल रहा हो, वो भी 1 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही हो, सेम स्पीड से जिससे ट्रेन मूव कर रही थी। अब आप उस टॉय कार को रोकना चाहते हैं, क्या आप उसे रोक सकेंगे? जी हाँ, आप उसे बड़ी आसानी से रोक सकेंगे। सो इसके पीछे रीजन क्या है? यहाँ पर आपके जहन में सवाल आना चाहिए कि जी ये दोनों बॉडीज जो कि सेम स्पीड से मूव कर रही हैं, इसमें से एक को आपने आसानी से रोक लिया और एक नहीं रुक सकती, तो आप कहेंगे जो नहीं रुक पा रही उसके मोशन की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, उसका मोशन स्ट्रेंथेंड है, उसका मोशन स्ट्रांग है, उसमें क्वांटिटी ऑफ मोशन ज़्यादा है, और जनरली आप कहेंगे उसमें मोमेंटम ज़्यादा है। सो व्हाट इज मोमेंटम? इज द स्ट्रेंथ ऑफ मोशन, इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन, राइट? अब दोनों बॉडीज, गौर करें, टॉय कार भी और ट्रेन, दोनों बॉडीज सेम स्पीड से मूव कर रही थी, लेकिन जो ट्रेन है उसको आप रोक नहीं पाए, जो टॉय कार है उसको आप रोक पाए। आप कह रहे हैं ट्रेन की मोमेंटम ज़्यादा है, टॉय कार की मोमेंटम कम है।
दोनों की स्पीड सेम थी, तो इसका मतलब मोमेंटम किस चीज पर डिपेंड कर रही है? मोमेंटम मास पर डिपेंड कर रही है। जिसका मास ज्यादा उसकी मोमेंटम ज्यादा, जिसका मास कम उसकी मोमेंटम कम। इज इट राइट? सो इसका मतलब मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ अ बॉडी। इसको लिखते हैं थोड़ी देर में। एक और एग्जांपल लेते हैं मोमेंटम को समझने के लिए। फॉर सपोज ये जो कि अभी ऑनलाइन क्लास चल रही है, ये कोई फिजिकल क्लास हो और फिजिकल क्लास में मुझे कोई बच्चा बार बार तंग कर रहा हो, राइट? तो मैं क्या करूँगा, ये मार्कर मुझे बहुत ज़्यादा अगर गुस्सा आ गया तो मैं मार्कर उसे मारूंगा, राइट? वो बच्चा आगे से शरारती इस मार्कर को बड़ी आसानी से कैच कर लेगा, राइट? अब इमेजिन करें कि वो सूरत हाल आ जाए कि मैं इस मार्कर को बजाय मारने के उसको मैं कोई ऐसा तरीका करूं कि उसको ज़्यादा हिट हो, मैं इसको किसी गुलेल में डाल के फेंकूं, राइट? उसको ज़्यादा हिट हो सकता है। दोनों सूरतों में, एक सूरत में मार्कर को मैंने हाथ से फेंका है और दूसरे में मैंने इसे किसी टूल में लगा के फेंका है। दोनों सूरतों में मार्कर सेम है, मास सेम है, लेकिन किस कंडीशन में इसे रोकना आसान है? आप कहेंगे जब इसकी स्पीड कम है, जब इसकी वेलोसिटी कम है। और किस सूरत में इसे रोकना मुश्किल है? आप कहेंगे जब इसको वेलोसिटी ज़्यादा है। इसका मतलब यहाँ पर अगेन वही चीज़ वर्क कर रही है कि जब इसे रोकना मुश्किल, तो इसका मतलब इसका मोशन स्ट्रेंथन्ड है, इसमें क्वांटिटी ऑफ मोशन ज़्यादा है, मोमेंटम ज़्यादा है। और जब इसे रोकना आसान, इसका मतलब इसमें मोमेंटम कम है। तो इस एग्जाम्पल से पता चल रहा है कि अब मोमेंटम किस चीज़ पर डिपेंड कर रही है? वेलोसिटी पर। तो यहाँ से पता चला कि मोमेंटम ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स. One is the mass, another is the magnitude of velocity. So momentum depends upon momentum of a body depends upon mass and its velocity. किसी बॉडी का मास और उसकी वेलोसिटी पर मोमेंटम डिपेंड किया करती है। तो आप कहते हैं कि मोमेंटम का मैथमेटिकल फार्मूला है P इज इक्वल्स टू mv, वेक्टोरियल फॉर्म में आप इसे जाहिर करें, या अगर स्केलर वर्जन में लिखें तो आप लिखेंगे P इज इक्वल्स टू mv। तो आप यहाँ पर मोमेंटम को एक और डेफिनेशन दे सकते हैं कि मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम प्रोडक्ट है किसका? मास और वेलोसिटी का, राइट? अब यहां पर अगर मोमेंटम के यूनिट की बात की जाए तो P इज इक्वल्स टू mv, मास का यूनिट किलोग्राम, स्पीड वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम का जो यूनिट बना वो क्या बना? किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ऐसा यूनिट, जो कि बराबर होता है न्यूटन सेकंड के। तो आप इसका न्यूटन सेकंड यूनिट भी रख सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड यूनिट भी रख सकते हैं। इज इट राइट? अब जो चेंज इन मोमेंटम है, वो चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर होती है? आप कहेंगे इंपल्स के। चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू द इम्पल्स acted on a body, right? कैसे, इस पर बात करेंगे। उससे पहले हम इम्पल्स को डिफाइन कर लें। इम्पल्स क्या है? फोर्स एक्टेड फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। फोर्स एक्टेड ऑन अ बॉडी फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, राइट? सो आप इम्पल्स को रिप्रेजेंट करते हैं I से, तो I किसके बराबर हुआ? F मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। इज इट राइट? अब चेंज इन मोमेंटम क्या वाकई इसके बराबर है? देखने की कोशिश करते हैं, प्लीज गौर कीजिएगा।
From Newton's second law of motion, we say what? We say F is equals to delta P upon delta T. Is that right? Okay. अगर आप डेल्टा टी को इधर शिफ्ट करें तो ये क्या बन जाएगा? F डेल्टा टी इज इक्वल्स टू डेल्टा पी। अब हमें पता है कि F डेल्टा टी किसके बराबर है? आप कहेंगे F डेल्टा टी इज इक्वल्स टू डेल्टा पी। F डेल्टा टी इज इक्वल्स टू I इम्पल्स। तो फिर आप यहां पर क्या लिख सकते हैं? इम्पल्स। सो I इज इक्वल्स टू डेल्टा पी। इज दैट राइट? याद रखिएगा, इम्पल्स हमेशा मोमेंटम में चेंज पैदा करता है। राइट। सो यहां से भी इसका यूनिट भी हमें मिल रहा है कि इम्पल्स का यूनिट क्या हो सकता है? फोर्स का यूनिट न्यूटन और टाइम का यूनिट क्या हुआ? सेकंड। तो फिर इसका यूनिट क्या बना? न्यूटन इंटू सेकंड। राइट। लेट्स हैव सम क्वेश्चंस ऑन मोमेंटम। An object of mass (4 kg) is moving at the constant rate of 3 meters per second. Find its momentum. राइट। चॉइसेस हैं आपके पास 3 न्यूटन सेकंड, बी 4 न्यूटन सेकंड, सी 12 न्यूटन सेकंड एंड डी 25 न्यूटन सेकंड। सो कैसे सॉल्व करेंगे? गौर कीजिएगा। वी आर हैविंग P इज इक्वल्स टू mv। सो मास कितना है? आप कहेंगे जी 4 kg है, मल्टीप्लाइड बाय v की वैल्यू कितनी है? 3। 4 3 इज द 12 न्यूटन सेकंड। सो सी चॉइस इज करेक्ट। ओके। इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 500 gram is moving at the constant rate of 25 meters per second. Find its momentum. चॉइसेस हैं आपके पास 12.5 न्यूटन सेकंड, बी 6.25 न्यूटन सेकंड, सी 25 न्यूटन सेकंड एंड डी नन ऑफ दीज। तो इनमें से कौन सी चॉइस है? सॉल्व करें, आप बताएं कमेंट में। नाउ लेट्स हैव सम मोर क्वेश्चंस। आसान तरीन क्वेश्चंस के बाद कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को देख लेते हैं। गौर कीजिएगा। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1500 ग्राम is initially at rest. When it is acted upon by a force of 30 Newton, find its momentum after 2 seconds. राइट। 2 सेकंड्स के बाद अगर फोर्स लगातार 30 न्यूटन की अप्लाई की जाए
तो 2 सेकंड के बाद इसकी मोमेंटम क्या हो जाएगी। सो चॉइसेस हैं हमारे पास, ए दैट इज 30 न्यूटन सेकंड, बी 3 न्यूटन सेकंड, सी 15 न्यूटन सेकंड, डी नन ऑफ दीज। राइट, सो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। P इज इक्वल्स टू mv। मास तो हमारे पास है लेकिन v नहीं है, v मालूम करनी पड़ेगी। इनिशियली तो वो रेस्ट में, इसका मतलब vi क्या है 0। vf मालूम करनी है, vf मालूम करने के लिए हमें एक्सेलरेशन चाहिए। सो एक्सेलरेशन किसके बराबर है, f अपॉन m। फोर्स कितनी है 30 न्यूटन डिवाइडेड बाय मास कितना है 1500 ग्राम, जिसको अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करें तो 1.5 किलोग्राम हो जाएगा। 1.5 30 को अगर डिवाइड करें तो जवाब क्या आएगा 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इज इट राइट? सो अब आपने क्या मालूम करनी है vf। vf इज इक्वल्स टू vi प्लस 80। vi कितना है 0, एक्सेलरेशन कितनी है 20 और टाइम कितना है 2 सेकेंड्स। सो 220 इज द 40 मीटर पर सेकेंड। जब हमें स्पीड मिल गई है अब हम मोमेंटम मालूम कर सकते हैं। मोमेंटम mvf, मास कितना है 1.5 kg, vf 40, राइट। सो ये कितनी हो जाएगी, यू विल हैव 60 न्यूटन सेकंड। दी गई चॉइसेस में कुछ है नहीं, तो अपने नवदीज के बजाय यहाँ पर 60 न्यूटन सेकंड कर लें, राइट। सो कौन सी चॉइस सही हुई, चॉइस डी। इज इट राइट? सो लेट्स हैव अनदर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके लिए होगा, आप सॉल्व करेंगे। So the next MCQ is an object of mass 2 kg is initially at rest. On the application of force of constant force F, it attains a speed of 20 meter per second on traveling a distance of 2 meters. Find its momentum there and the value of F. F की वैल्यू मालूम करें और इसकी मोमेंटम मालूम करें। चॉइसेस नहीं दे रहा, आप इसको सॉल्व कीजिएगा, राइट। सो प्लीज इसको पूरे को कैप्चर कर लें, हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की तरफ बढ़ेंगे। सो आफ्टर द कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंटम हमारे पास नेक्स्ट सेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को डिफाइन करने से पहले मैं कुछ पास्ट को डिस्कस करूंगा जो हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। पिछले लेक्चर में हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि एफ फोर्स न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमने पढ़ा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, एफ इज इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, राइट। गौर कीजिएगा थोड़ा सा, अगर आप डेल्टा टी को इधर शिफ्ट कर दें तो आपको चेंज इन मोमेंटम क्या मिलेगा, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। इज इट राइट? व्हाट इज दिस? चेंज इन मोमेंटम। अब इमेजिन करें कि अगर वी से दैट इफ F इज इक्वल टू 0, अगर F फोर्स 0 हो जाए तो फिर डेल्टा पी, देन डेल्टा पी हमें क्या मिलेगा, विल हैव डेल्टा पी इज इक्वल्स टू 0 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। इज इट राइट? एंड व्हाट इज दिस? 0। सो डेल्टा पी क्या है? 0। डेल्टा पी हमने क्या पढ़ा कि डेल्टा पी है चेंज इन मोमेंटम। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी बॉडी पर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? 0 होगा। और अगर चेंज इन मोमेंटम 0 है तो आप कहेंगे मोमेंटम कंजर्व्ड है, मोमेंटम कांस्टेंट है। तो आप यहीं से कहते हैं कि इफ एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस नो एनी अनबैलेंस्ड फोर्स, इफ an object experience no any unbalanced force, its momentum remains unchanged। अनचेंज्ड को आप कंजर्व्ड भी कहते हैं। इज इट राइट? अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी भी किस्म की अनबैलेंस्ड फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता तो उस ऑब्जेक्ट की मोमेंटम जो है वो अनचेंज रहेगी, चेंज नहीं होगी या कंजर्व्ड रहेगी। इसी चीज को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहा जाता है। इस चीज को हमारी बुक क्या कहती है कि टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम remains conserved। किसी आइसोलेटेड सिस्टम की टोटल मोमेंटम कंजर्व्ड रहती है। अब आइसोलेटेड सिस्टम किसे कहा जाता है? आप कहते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम कोई ऐसा सिस्टम होता है जो कि फोर्स फ्री होता है। वो सिस्टम जिस पर ये वाली चीज अप्लाई हो रही हो, आप उस सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे। सो व्हाट इज एन आइसोलेटेड सिस्टम? An isolated system is the one which is free of unbalanced या फिर external forces। ओके, आप कहेंगे तो ऐसा सिस्टम जो कि जिस पर किसी भी किस्म की एक्सटर्नल फोर्स या अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं कर रही, उस सिस्टम की मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगी। इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड, मोमेंटम ऑफ अ बॉडी or system of bodies
remains conserved if it experience no any unbalanced force. Is it right? अगर कोई बॉडी या कोई सिस्टम किसी भी किस्म की अनबैलेंस्ड फोर्स फील नहीं करता तो उसकी मोमेंटम कंजर्व रहेगी। याद रखिएगा कंजर्व में और कांस्टेंट में कुछ फर्क है। अब ये आप लोगों का होमवर्क है कि व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन देम, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कंजर्व कहने में या कांस्टेंट कहने में फर्क है। गौर करें, हमने यहाँ कहीं भी कांस्टेंट नहीं कहा है, कंजर्व का है। सो कंजर्व और कांस्टेंट में कुछ फर्क है। क्या फर्क है वो अब आप बताएंगे, नहीं बता पाए तो फिर पूछिएगा, हम आपको बता देंगे। राइट, अब इसके लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए कुछ डेरिवेशन की जाती है, हम वो डेरिवेशन तो नहीं करेंगे, हम उसके लिए कुछ बैकग्राउंड डिस्कस कर लेते हैं और फाइनली फार्मूला लिख लेते हैं। फॉर सपोज यहाँ पर हमारे पास कुछ बॉडीज हैं। एक बॉडी है जिसका मास है m1 जो कि मूव कर रही है किसी स्पीड u1 से, किसी वेलोसिटी u1 से, एम आई राइट। इसी तरह सेम लाइन पर एक और बॉडी है जिसका मास है m2 जो कि मूव कर रही है किसी वेलोसिटी u2 से। अब यहाँ पर टोटल मोमेंटम कितनी है और यहाँ पर कितनी है, आप कहेंगे जी यहाँ पर मोमेंटम है P1 इज इक्वल्स टू m1 u1 और यहाँ पर मोमेंटम है P2 इज इक्वल्स टू m2 u2। टोटल मोमेंटम कितनी हो गई यहाँ पर, आप कहेंगे टोटल मोमेंटम दैट इज P इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2 दैट इज m1 u1 प्लस m2 u2। गौर कीजिएगा, अगर ये दोनों बॉडीज सेम लाइन में मूव कर रही हों, सामने वाले की वेलोसिटी कम है, पीछे वाले की वेलोसिटी ज्यादा है, तो पीछे वाली बॉडी सामने वाली को जाकर हिट करेगी, दे विल कोलाइड विद वन अनदर। जब ये कोलाइड करेंगी तो कोलिजन के बाद इसका कोई स्टेट में यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूं कि दिस इज बिफोर कोलिजन एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बाद आप कहेंगे कि जी m1 जो है उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, लेट्स से दैट वेलोसिटी बिकम्स v1, और जो दूसरी बॉडी हमारे पास है m2 उसकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ जाएगी, दैट विल बी v2। तो फिर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इसकी क्या बनी, आप कहेंगे p1 डैश इज इक्वल्स टू m1 v1, इसी तरह P2 डैश इज इक्वल्स टू M2 V2। टोटल मोमेंटम कितनी आ गई, आप कहेंगे जी टोटल मोमेंटम इज इक्वल्स टू P डैश दैट इज P1 डैश प्लस P2 डैश M1 V1 प्लस M2 V2। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि अगर ये सिस्टम आइसोलेटेड है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, तो जितनी मोमेंटम कोलिजन से पहले है उतनी ही मोमेंटम कोलिजन के बाद होगी। सो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, total momentum before collision is equal to total momentum after collision। is equal to total momentum after collision। Is it right? तो आप यहाँ पर एक मैथमेटिकल व्यू दे सकते हैं कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन कितनी है, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। दिस इज द मैथमेटिकल वर्जन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।
अब इस पर कुछ एग्जाम्पल्स, इसकी एप्लीकेशंस डिस्कस कर लेते हैं। एप्लीकेशंस में याद रहे कि आपने गौर किया होगा किसी बंदे को फायर करते हुए, जब कोई बंदा फायर करता है तो गन पीछे की तरफ रिकॉइल करती है। वाई इट रिकॉइल्स, हम कहते हैं कि ये रिकॉइल करती है इन ऑर्डर टू कंजर्व द मोमेंटम। सो इट इज ड्यू टू इट इज बिकॉज ऑफ द कन्वर्जन ऑफ मोमेंटम। इसी तरह आप रेडियो एक्टिविटी में भी पढ़ते हैं कि जब कोई अनस्टेबल न्यूक्लियस अपने अंदर से कुछ रेडियो एक्टिव पार्टिकल एमिट आउट करता है तो वो भी रिकॉइल होता है। वाई इट रिकॉइल्स इन ऑर्डर टू कंजर्व द मोमेंटम, राइट। इसी तरह न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपस में काफी ज्यादा रिजेंबल करते हैं। ओके, सो न्यूटन्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, एमसीक्यू के तौर पर गौर कीजिएगा। A 10-gram bullet is fired from a gun of mass 10 kg with the speed of 2000 meter per second. Find the recoil speed of the gun. गन की रिकॉइल स्पीड मालूम करें। ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करके आप इसको सॉल्व कर लें तो आप कहेंगे m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। इज इट राइट? m1 बुलेट के मास को ले लें, कितना है 10 ग्राम, 10 इंटू 10 पावर माइनस 3। u1 इनिशियली रेस्ट में है 0 प्लस m2 मास ऑफ गन, u2 इनिशियली गन भी रेस्ट में है 0 इज इक्वल्स टू m1 गन का मास 10 इंटू 10 पावर माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय v1 जो कि सॉरी ये बुलेट का मास है और बुलेट की स्पीड हमारे पास क्या है 2000 मीटर पर सेकंड प्लस m2 मास ऑफ द गन 10 kg और हमने इसकी स्पीड मालूम करनी है v2, ये हमने मालूम करना है, राइट। ये पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी बिकॉज 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी 0 हो जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू 10 इंटू 10 पावर माइनस 3 और यहाँ पर 2 इंटू 10 पावर 3 है तो ये बच जाएगा अगर आप इसको सॉल्व करें 10 इंटू 10 पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 10 पावर प्लस 3, 2000 को आप ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 10 v2। अब ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 10s द 20 को यहीं रख के 20 को यहीं रख के आप 10 v2 को इधर शिफ्ट कर लें या 20 को इधर शिफ्ट कर लें, वहां पर है। सो 0 इज इक्वल्स टू 20 प्लस 10 v2, 20 को इधर शिफ्ट कर लें तो 10 v2 किसके बराबर आया माइनस 20, v2 किसके बराबर आया माइनस 20 अपॉन 10 दैट इज इक्वल्स टू माइनस 2 मीटर पर सेकेंड। v2 यहाँ पर माइनस आप यूज नहीं करेंगे, माइनस जस्ट शो कर रहा है कि दिस इज द ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट टू दैट ऑफ बुलेट, ऑपोजिट टू द बुलेट, माइनस साइन का यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है, राइट। मैग्नीट्यूड इसकी कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, इज इट राइट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये एक प्रॉपर तरीका था, आप इसको शॉर्टकटली भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? आप इस किस्म के क्वेश्चन के लिए अपने जहन में ये रखें कि मोमेंटम ऑफ बुलेट इज इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ गन, राइट। सो इसका मतलब मास ऑफ बुलेट, स्पीड ऑफ बुलेट इज इक्वल्स टू मास ऑफ गन multiplied by the speed of gun,
इज दैट राइट? हमने स्पीड ऑफ गन मालूम करनी है, मास ऑफ गन को इधर ले आए। सो Vg इज इक्वल्स टू मास ऑफ बुलेट, स्पीड ऑफ बुलेट डिवाइडेड बाय मास ऑफ गन। वैल्यूज पुट कर लें। बुलेट का मास कितना है 10 × 10 पावर -3 मल्टीप्लाइड बाय स्पीड कितनी है 2000 की जगह आप लिख सकते हैं 2 × 10 पावर 3 डिवाइडेड बाय मास ऑफ गन इज 10। गौर करें -3 + 3 आपस में कैंसिल, 10 में कैंसिल, बाकी क्या बचा 2। सो स्पीड ऑफ गन इज इक्वल्स टू 2 मीटर/सेकंड। ओके, सेम क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया।